नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। दिल्ली की सियासत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और इस दिल्ली के दंगल में उत्तर प्रदेश की सियासत एंट्री कर रही है। मानो उत्तर प्रदेश, वैसे तो बीएसपी जो बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए सीमावर्ती राज्यों में भी अपना दखल रखती रही है, लेकिन अब जबकि बीएसपी पूरी तरह हाशिए पर है, उस वक्त दिल्ली में क्या कुछ कमाल बीएसपी करने की कोशिशों में जुटी है। मकर संक्रांति से पहले बीएसपी की दिल्ली के दंगल में कूदने की तैयारी के क्या कुछ मायने हैं और उससे दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी के, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता, और नागेश शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर मायावती के लाडले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं उत्तर काल में उन सवालों के जवाब जो मायावती जी ने अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश की सियासत से दिल्ली की जो सत्ता है वहां तक लाने की जो तैयारी की है, उसमें सीधा सीधा संदेश क्या है। पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मायावती जी के लाडले। कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों की पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। युवा जोश क्या बोल रहा है अशोक यादव जी। दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सोनकर जी से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो बार बार आरोप लगता है दीपक जी कि मायावती जो है वो किसका नफा और किसका नुकसान करती है, आज की तारीख में जो नैरेटिव बना हुआ है, दीपक जी क्या लग रहा है आपको, मायावती जी के आने से बीजेपी को फायदा? देखिए डॉक्टर मीना जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगातार अपने विकास, अपनी योजना और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के साथ साथ अपनी योजनाओं के साथ में जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर के जाती है। और 2014 से लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अलग अलग दल इस लोकतंत्र के मौसम में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर आपने चर्चा आज बहन कुमारी मायावती जी की करी है, तो उत्तर प्रदेश में क्या उनकी स्थिति इस समय, वर्तमान स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में कितना उनका जनाधार है, ये सब हम सब लोग उस चीजों से वाकिफ हैं। कितना संगठन उनका एक्टिव है। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी। आपने बोला युवा जोश है। युवा जोश कितना सामने आता है, कभी कितनी कैसी बातें करते हैं, कैसे समाज की बातें करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव ये है, बहुत बड़ी एक उदाहरण ये है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को किसने ध्यान में रखा, जनता के उनके अधिकारों को ध्यान में किसने रखा, जनता के उस गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम किसने किया। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही। गरीब के सर पर छत्र कब मिली, उस गरीब को अच्छी सड़क की व्यवस्था कब मिली, कब उसकी अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था कब मिली, उसको मेडिकल कॉलेज की सुविधा कब मिली, कब उसे अच्छे आईटीआई कॉलेज की सुविधा कब मिली। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे मूलभूत सुविधाएं उस आधार पर करती है और जनता उसी के आधार पर निर्णय करती है। यही कार्यकाल था उत्तर प्रदेश के, हमने देखा था जो अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण में लोग रहते थे। यही कार्यकाल था जो माने राजनीतिक मंचों पर माफिया दिखा करते थे, अपराधी दिखा करते थे, लोग दंगइयों का संरक्षण करा करते थे। जिन गरीबों को वो गरीबी हटाने की बात करते थे, उन गरीबों को हटाने का काम कर दिया गया। जिस तरीके से इस सब वातावरण को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है, इसी परिस्थिति के आधार पर जनता निर्णय कर रही है।
जनता निर्णय क्या करेगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि एक तरफ आप जिस 11 साल के शासन की बात कर रहे हैं, उस 11 साल की सत्ता में जो लोग हैं वो दिल्ली की जनता की नब्ज को पहचानते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, गठबंधन आपका भी रहा है और है भी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आप और समाजवादी पार्टी के साथ-साथ अब बीएसपी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो पहले ही जम्मू कश्मीर में, बिहार में जिस तरह से हमने देखा आप लोगों की जो भी खींचतान रही थी। डॉक्टर सुधा मिश्रा, बीएसपी के आने से आप अपने वोट बैंक पर कितना हमला मानती हैं? मीना जी नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और देश में सब कुछ शुभ हो और हम शुभ ही शुभ बात कर पाए, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। आपने पूछा कि हमारे वोट पे कितना कार्य करेंगे वो। बीएसपी चुनाव कहाँ लड़ती है, वो तो बी टीम है भाजपा की। भाजपा जहाँ पे चुनाव देखती है कुछ यहाँ पे हो रहा है उनको खड़ा कर देती है। बसपा पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि सच में अगर वो चुनाव में होते, जिस उद्देश्य को लेके बसपा का गठन हुआ था, माननीय कांशीराम जी की बात करूं, उनके पहले के नेताओं की बात करूं, तो बसपा तो अब है ही नहीं। अब क्यों नहीं है इस बारे में बात करना भी हमें लगता नहीं कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले चुनाव में हमने देखा था कि जिनको उन्होंने सब कुछ बनाया और उनके एक वक्तव्य के बाद सीधे उनको पद से हटा देना, पद से हटा के फिर से वही सब चीजों को दोहराना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को इधर या उधर करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। जहां तक आपने दिल्ली के चुनाव की बात की, दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बोल निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से आधी आबादी के बारे में उनके विचार निकल के आ रहे हैं, वो दिख रहा है कितनी डरी हुई सरकार जो हमारी केंद्र की है। अब वो दिल्ली के मुद्दों को छोड़ के, अपने किए गए कामों को छोड़ के जिस तरह से उतावलेपन में और जो एक घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, उसको आप देख के समझ सकती हैं कि भाजपा हो या अन्य दल हो, उनके बीच की घबराहट। क्योंकि काम अगर किया गया होता, मीना जी मैं हमेशा कहती हूँ कि काम करे अगर राजनीतिक दल तो उन्हें उन पे मुद्दों पे बात करके, भाजपा की सरकार मात्र कांग्रेस की बात करेगी और जो अन्य दल है हम कर देंगे, क्या कर रहे हैं इस पे कोई बातचीत नहीं होती है। तो दिल्ली के चुनाव में किसी के आने जाने से नहीं, बल्कि जनता के जो मूल मुद्दे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, उस पर बात करके और जमीनी स्तर पे शीला जी ने जो कार्य किया था उस पर पुनर्विचार करते हुए जब जनता से हम रूबरू होंगे, जुड़ेंगे, तो जनता उसका जवाब देगी। किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ इन लोग के उतावलेपन को हम देख सकते हैं। जी, उतावलापन किसका है? मानस श्रीवास्तव ही जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के, लेकिन उससे पहले अशोक यादव जी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाती हूँ। अशोक जी, बहुजन समाजवादी पार्टी के दिल्ली चुनाव में एंट्री करने से दिल्ली के दंगल में सीधा असर क्या देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में सुधा जी ने काफी कुछ बताया, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि वो ये डिसाइड करती है कि कहाँ पे चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा है, कहाँ पे चुनाव न लड़ने से भाजपा को फायदा है। दोनों कंडीशन में जो आउटकम्स होना चाहिए वो भाजपा को फायदा का। देखिए, डार्विन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब एडॉप्टेबिलिटी, मतलब बदलते हुए परिवेश के हिसाब से अगर कोई जीव अपने अंदर परिवर्तन लाता है तभी वो फिट रहेगा। लेकिन यहाँ पे बसपा ने उनके सिद्धांत को दूसरे रूप में लिया। वो एडॉप्टेबिलिटी जो अपनाई है वो जनता के साथ नहीं, कि जनता के मुद्दे कैसे बदल रहे हैं बदलते हुए समय के हिसाब से, वो एडॉप्टेबिलिटी भाजपा के साथ अपना ली है कि भाजपा के हिसाब से हमें चलना है। अब भाजपा के हिसाब से चलेगी, भाजपा को जो गाना है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो वही स्थिति भाजपा और बसपा का है। और इसी वजह से आप देखिए कि 4-4 बार अगर मुख्यमंत्री बसपा से बहन जी को बनने का मौका मिला और उसके बाद भी अगर एक विधायक उमाशंकर सिंह जी बलिया से, वो भी एक तरह से निर्दल विधायक हैं, अपने दम पे विधायक हैं, सबको पता है। तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई, इसका सिर्फ एक कारण है कि भाजपा और बसपा, हमें तो लगता है कि उनको विलय कर लेना चाहिए बसपा का भाजपा से। बवाल सब बार बार डिबेट हम लोगों को करने का फायदा ही नहीं था, या मुद्दे उठाने का कोई फायदा ही नहीं होता। तो अब स्थिति यह है कि जनता जो कोर वोटर था मीना जी, बसपा का जो कोर वोटर, वो वोटर भी समझ गया इस बात को। आज आप अगर सर्वे करिए गांव को चट्टी चौराहे पे जाकर के, जो बसपा का मूल वोटर रहा है, बसपा की क्या स्थिति है, अरे भैया वो तो बहन जी तो भाजपा के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दी हैं, जैसे भाजपा वाले चाहते हैं वैसे बहन जी करती हैं। ये स्थिति ये है, इसी वजह से भाजपा वहां पे उनको लड़ा रही है ताकि जो
उनके कुछ वोटर, उम्मीद है कि ये वोटर उनको, उस वोटर वोट को काट सकती हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के दलों को फायदा हो सकता है, इसलिए भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है। सीधी-सीधी बात। जी, भाजपा इस्तेमाल कर रही है और बीएसपी क्या अपना इस्तेमाल इस तरह से करवाना चाहती भी है? दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। पहले मानस श्रीवास्तव जी के पास जा रही हूँ और नावेश जी को भी जुड़ गए। नावेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। दीपक सोनकर, मानस श्रीवास्तव जी, मानस जी, इस्तेमाल होने वाली बीएसपी हो गई है कि वो अपना इस्तेमाल इस तरह से करवाएं, जिस शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पर अशोक यादव जी कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो बीते 2 दशक की जो राजनीति रही है, पहले उसको भी समझना चाहिए हम लोगों को कि वो किसके इर्द-गिर्द रही। देखिए, जब काशीराम जी ने जब सत्ता सौंपी थी, उस वक्त बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता थे बहुजन समाज पार्टी के पास, जो पार्टी की नीतियों रीतियों को समझते थे, जिन्होंने काशीराम के साथ काम किया और संगठन को गली मोहल्ले चौराहों तक उन्होंने पहुंचाया। ये दीगर बात थी कि उसके रहते हुए मायावती कभी भी पूर्ण बहुमत की सत्ता में नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि देश के तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का एक जनाधार था, उनकी पार्टी का विस्तार था और तमाम राज्यों में वो चुनाव जीत के आती थी, जिसका बेस कैंप कहिए उत्तर प्रदेश था। ये तो बात हो गई 2014 से भी पहले, या यूं कहें कि 2012 से पहले। अब दूसरी जो समस्या हुई वो ये हुई कि जब मायावती उनको ये लगा कि उनको अगर पूर्ण बहुमत चाहिए, तो उन्होंने एक नए तरीके का एक समीकरण बैठाला, जिसको बाद में हम सब ने सोशल इंजीनियरिंग कहा, जिस पे बहुत सारे शोध हुए, जिस पर बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग ने एक पुस्तक प्रकाशित करी सोशल इंजीनियरिंग के नाम से। उसमें इसका अध्ययन किया गया। दरअसल मायावती ने जब अगड़े समाज के सवर्णों को जब अपनी पार्टी से जोड़ा, तो सवर्ण और दलित ये मिला करके जो एक कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किया, उसकी वजह से मायावती पूर्ण बहुमत लेकर के सत्ता में पहली बार आई, जहां पर उनको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं थी। अब वहां से उस वक्त मायावती या समझ नहीं पाई या उनके रणनीतिकार उनको समझा नहीं पाए। उस समय जब सवर्णों का, खास तौर से जब ब्राह्मणों का दबदबा वहां पर बढ़ने लगा, दरअसल ये जो शुरुआत थी जनाधार के खिसकने की, ये वहां से शुरू हुई जब लोग बहुजन समाज पार्टी को, लोगों ने बीएसपी का फुल फॉर्म ब्राह्मण समाज पार्टी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त तक क्योंकि मायावती सत्ता में थी, तो बहुत सारे लोगों ने शायद उनके डर की वजह से उनके सामने बहुत सारी चीजें खोल करके नहीं रखी। उस वक्त मुझे याद है कि मायावती का ऐसा ही एक रैली थी, और उस रैली में एक लाल किले का उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा एक मंच बनाया था। उस मंच की जो आकृति थी वो लाल किले जैसी थी, और उस वक्त पहली बार ये नारा आया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी। यानी ये सपना वहां तक देखा जाने लगा था कि हम यहाँ से दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। लेकिन समस्या वहां पर हुई जब सवर्ण, जो जिस पार्टी को दलितों और पिछड़ों की पार्टी कहा जाता था, दरअसल जब वहां पर सवर्ण समाज के लोगों का जब आधिपत्य होने लगा, उसी वक्त से ये वोट बैंक खिसकना शुरू हुआ। और पहला तगड़ा डेंट जो लगा इस वोट बैंक को, वो 2014 में लगा, जो कि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जिसको हम लोगों ने फील्ड में रहते हुए महसूस किया। उस वक्त भी बीएसपी के रणनीतिकार मायावती के सामने ये सच नहीं बता रहे थे कि दरअसल जमीन खिसक चुकी है, लेकिन जो आम पत्रकार थे, जो आम विश्लेषक थे, जो निष्पक्ष थे, वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि धरती पर, धरातल पर क्या हो रहा है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस भी पत्रकार ने फील्ड में जाके काम किया, उसको ये बिल्कुल पता था कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। तो एसी कमरों में बैठ के जिन लोगों ने अपनी रणनीति तैयार किया, विश्लेषण किया, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग भी फील्ड में निकले, उन सबको पता था कि क्या होने जा रहा है। ये अलग विषय है, वो विषय से भटक जाएंगे हम लोग। खैर, तो मायावती को जब ये लगने लगा कि उनका जनाधार खिसक रहा है, तो बजाय उन्होंने अपने पुराने कैडर के लोगों को आगे बढ़ाने के, उन्होंने उनको और पीछे ढकेलना शुरू किया। और यही वजह थी कि रामअचल राजभर से लेकर के, और स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर तमाम वो बड़े नेता, कद्दावर नेता जो मायावती की कैबिनेट की शोभा बढ़ाया करते थे, वो सब एक एक करके खिसक गए, ज्यादातर समाजवादी पार्टी के पास चले गए।
अब सपा से गठबंधन करने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा जरूर हुआ, लेकिन फिर आप देखिए कि जैसी सपा से अलग हुई, यानी ये बात साबित करती कि मायावती का अपना जनाधार है, वो उनको ना तो एक विधायक दिला सकता है आज, और ना ही एक सांसद जितवा के वो आ सकती है। एक नया विकल्प खड़ा हो गया है चंद्रशेखर की शक्ल में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रयास करते करते अब पूर्वांचल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे की बात यह है कि जो 15 जनवरी को जो बहन जी का जन्मदिन होने जा रहा है, और हर साल 2 दशक से तो हम ही देख रहे हैं कि बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। सत्ता में होती है तो उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन सत्ता में ना रहते हुए जितना धूमधाम से जन्मदिन उनका मनाया जाता है, मुझे लगता नहीं कि उत्तर भारत की राजनीति में किसी राजनेता का इतना भव्य जन्मदिन मनाया जाता होगा। उस दिन से मीना जी उस दिन से एक मिशन की शुरुआत हो रही है। उसके बाद मैं कंक्लूड करके मैं खुद भी निकलूंगा। उस दिन शायद एक ऐसा दिन होगा जिस दिन मायावती कुछ करने का प्रयास करे, क्योंकि उस दिन को मायावती ने मिशन 2027 के नाम से घोषित किया है अपने जन्मदिन। 3 बड़े प्रमुख बिंदु हैं जिसपे आप लोग आगे चर्चा करेंगे। पहला तो एक, जो पुराने चेहरे हैं उनकी तलाश, नंबर 1, यानी वो कौन कौन से चेहरे थे जो पार्टी से अलग हो गए बीते 1 दशक के अंदर। दूसरा उनका मिशन है कि उन चेहरों की घर वापसी, यानी उनको कन्विंस किया जाए कि वो वापस अपने मूल घर में लौट आए, जिसमें बहुत सारे नाम है जिन पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसमें से एक है। और नंबर 3 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बामसेफ। यहाँ बैठे सभी लोग बामसेफ से बिल्कुल परिचित होंगे। मैंने खुद अपने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में बामसेफ की तमाम सारी सभाओं को, उनके कार्यक्रमों को, उनकी कार्यकारिणियों में जो आयोजन होते थे उसको मैंने कवर किया। हालांकि वहां पर क्या होता था वो मैं कहूंगा तो मामला कुछ गलत हो जाएगा, संवेदनशील मामला है, लेकिन वो एक ऐसा कैडर था जो बिल्कुल भी मनुवादी व्यवस्था या सवर्ण समाज की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता था। उस मंच पे तमाम तरह की बातें की जाती थी, लेकिन वो इतना प्रभावी था कि तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच का वो संगठन, वो तमाम जगहों पर वो काम करता था। बल्कि ये कहा जाए कि बसपा का जो कैडर है वो बामसेफ है, तो उसको पुनर्जीवित करना है, ये मायावती का एजेंडा है। अब देखते हैं इसके सहारे मायावती लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक क्या करती हैं, ये वक्त तय करेगा। लेकिन एक प्रयास फिर से मायावती ने शुरू किया काशीराम के फार्मूले पर वापस लौटते हुए। जी, तो बैक टू पवेलियन, या फिर कहना चाहिए अपनी जड़ों की तरफ वापस जाने का रास्ता। नावेश शिको जी, मानस जी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से मायावती अब जो आखिरी पड़ाव एक तरह से उनका, कितना सही है ये शब्द आखिरी पड़ाव कहना, ये आप लोग ज्यादा वहां पर बैठकर करीब से देख रहे हैं। लेकिन आज जिस स्थिति में है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति हो, उसका जीवन में उठाव और चढ़ाव और गिराव सब आते हैं, वो स्वाभाविक हैं, वो नेचुरल है, वो होंगे। लेकिन क्या मायावती घर वापसी करा पाएगी नावेश शिको जी, उन लोगों की जो चले गए, जिनका नाम अभी मानस जी ने लिया? दूसरी बात, जो बामसे की बात है, अगर एक तरफ बामसे एक विचार है, एक सोच है, एक पूरा का पूरा फोकस्ड टारगेट ऑडियंस उसकी वोटर है, और एक तरफ जो घर वापसी में लोग हैं, उसमें क्या उनको सेलेक्टेड उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो कि उनकी सोच को परिलक्षित करें? कैसे, किस फॉर्मूले पर मायावती आगे बढ़ेंगी नावेद जी? मीना जी, बात की शुरुआत यहां से करते हैं कि मायावती को बार बार एक ही तोहमत क्यों लगाई जा रही है कि आखिर वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, भाजपा की ताकत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ती हैं, या जो भी उनके बयान और उनकी गतिविधियां हैं। दूसरी चीज ये कि मायावती की मंशा ये है कि भाजपा विरोधी दल जो ताकत से भाजपा से लड़ सकते हैं उनको कमजोर कर सके और भाजपा को मजबूत कर सके। ये तोहमतें लगातार कई वर्षों से उन पर लगती रही हैं। इसका क्या कारण है, इस बात को अगर समझा जाए तो उसका कारण सिर्फ यही है कि थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि आज देश की राजनीति गठबंधन की राजनीति के साथ चल रही है। पूरे देश में गठबंधन की ही राजनीति चल रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए तो ये दशक, पिछला दशक जो रहा है, जो मौजूदा वक्त रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत ताकतवर है, बहुत जनाधार है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी किसी एक छोटे से राज्य में भी अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहती। यानी गठबंधन मजबूरी बन गया है आज देश की राजनीति के लिए।
और गठबंधन का दौर लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करती है छोटे छोटे दलों के साथ में। अपवाद के तौर पर दिल्ली सोच लिए, यहाँ केजरीवाल अकेले इतना दम रखते हैं, या पश्चिम बंगाल सोच लीजिए, यहाँ ममता अकेले दम पर लड़ सकती है, लेकिन वो अपवाद है। बाकी हर राज्य में और पूरे देश में हर दल किसी ना किसी के साथ लेकर या किसी के साथ चलकर सफलता तय कर रहा है। ऐसे माहौल में मायावती की जिद जो कई वर्षों से है कि हम अकेले ही लड़ेंगे, जबकि उनका वोट प्रतिशत लगातार नीचे जा रहा है, उनका जनाधार जा रहा है, उनका मूल वोटर बिखर रहा है, उसके बाद भी वो इस जिद पर है। शायद ये जिद ही जो है लोगों को कहने पर मजबूर करती है कि उनको आगे बढ़ना ही नहीं है, उनको सिर्फ भाजपा को आगे बढ़ाना है। ये तोहमतें लगती नहीं। मैं एक चीज कह दूं, बाप सिर्फ यानी हम उनकी बात करते हैं जो बसपा समाज के पढ़े लिखे रणनीतिकार, जिनके पास में पैसा है, समझ है, शिक्षा है और समाज में, दलित समाज में एक अच्छी पकड़ है, जो हमेशा से बसपा का साथ देते रहे। और उनकी मंशा बसपा नहीं, उनकी मंशा ये कि दलित समाज जो कथित तौर से हमेशा हर दौर में उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उनको हाशिए पे डाला गया है, उनको नौकरियों में जगह नहीं मिली है, उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है। ये पढ़ा लिखा तबका हमेशा इस कोशिश में रहा कि कहीं ना कहीं दलित समाज को पॉलिटिकल यानी सियासत में बराबर की भागीदारी मिलेगी, तब उसको न्याय मिल पाएगा। उन्होंने हमेशा बसपा को आगे बढ़ाया। लेकिन अब वो समाज, वो प्रबुद्ध वर्ग जो दलित समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पार्टी से अलग रह के किसी ना किसी दलितों की पॉलिटिकल ताकत को बढ़ाना चाहता है, वो भी नाराज है इसी बात के लिए कि बहन जी आज के इस मौजूदा दौर में गठबंधन की राजनीति से परहेज क्यों कर रही हैं। आज की तारीख में 20, 25, 30% वोट जिसके पास में है वो भी अकेले नहीं जीत सकता, 2-4 सीटें भी नहीं जीत सकता। जो बहुजन समाज पार्टी जो 20% जिसका वोट कम से कम हुआ करता था, वो 10 के अंदर खिसक रही है। हो सकता है 5-7% उसका वोट और हो जाए अगले चुनावों में। उसके बाद भी वो अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों में, तो यही कहा जाता है कि दलित समाज का वोट जो विपक्ष में, यानी एक वोटर वो होता है जो जीतती हुई पार्टी और लड़ती हुई पार्टी को देता है। जैसा कि भी मानस जी ने जिक्र किया था कि जिस तरीके से एक सामाजिक समीकरण बसपा ने उस दौर में बैठाए थे, उसका एक कारण ये था सफलता का कि मुलायम सिंह की सरकार में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन गई थी कि दलित समाज के साथ में यादव समाज का एक बहुत जबरदस्त टकराव हुआ था, बहुत नाराज हुआ था। वो एकजुट होकर, जाहिर सी बात है बहन जी के साथ वैसे भी था। और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत दौर नहीं था, वो वजूद नहीं था। तो ब्राह्मण समाज को ये लगा कि आती हुई पार्टी, यानी ये लगने लगा था कि अब सपा सरकार चली जाएगी और जिसको जगह मिल पाएगी उसकी वजह यह है कि बसपा, जिस पर दलित समाज उसके पास में एकजुट है ही, और अपर कास्ट आ गया था, मुसलमान भी इसलिए था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, अति अपेक्षाएं थी। तो वो एक सामाजिक समीकरण अलग था, सोशल इंजीनियरिंग अलग थी। लेकिन ये जो दौर चल रहा है, जो एक गठबंधन का दौर चल रहा है, उससे जो, और आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो रेड कारपेट बिछा दिया गया था इस बात के लिए कि बहन जी अगर सचमुच भाजपा विरोधी खेमे में आ जाती हैं तो भाजपा को हराना बहुत आसान होगा। तमाम उनको जो खबरें आती रही, ऑफिशियल तो इस तरह की खबरें नहीं आई, लेकिन हर खबर के पीछे यही था कि उनको पूरी भागीदारी देने को तैयार थी इंडिया गठबंधन, लेकिन वो इस जिद पे अड़ी रही और किसी भी तौर पे नहीं आई। और जहां पर भी आज की तारीख में दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में केजरीवाल की एक लंबे अरसे से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, यानी जो आप विरोधी, आप सरकार विरोधी वोटर है, वो कहीं ना कहीं अगर हिस्सों में अलग अलग बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी जिक्र करना होगा कि दलितों का एक कहीं ना कहीं दिल्ली में एक ठीक ठाक वजूद है। और अंबेडकर जी की चर्चाओं को लेकर केजरीवाल ने दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की
इस बीच में उनका वहां पर मजबूती से लड़ना कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जहां ग्राफ बहुत कमजोर है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, वो सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। ये सारी चीजें, और जहां तक वापसी का सवाल है, तो मुझे तो ये लगता है कि वापसी तभी होगी ऐसी स्थिति में जब बसपा किसी भी तौर पर किसी के साथ आने को तैयार नहीं है। कोई भी परिपक्व नेता, कोई भी समझदार नेता या बामसेफ उनका साथ मुझे नहीं लगता है कि देगा। इक्का दुक्का हो सकता है कि उनका परिवार बरसाए, लेकिन अभी तक तो होता रहा है कि उनके जितने भी मजबूत स्तंभ थे सब छोड़ के चले गए। वो फिलहाल अकेली तनहा है, और उम्मीद जरूर है कि कुछ नेता कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे मौर्य का जिक्र हुआ कि अपने साथों के साथ भी उनका भी रिश्ता नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति से जब तक वो परहेज करेंगी, उनका परिवार नहीं बढ़ पाएगा। नाविक जी, ये अकेलापन एक दिन में नहीं आया है। ये अकेलापन बहुत सारे लंबे कारणों के साथ, एक लंबी फहरिस्त के साथ यहाँ तक पहुंचा है। ऐसे में उन्हें एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करने के लिए एक एक कदम अकेले चलकर 7 लोगों को जोड़ना होगा, और उसमें गठबंधन की राजनीति एक विकल्प है। दीपक सोनकर जी, आप कुछ बोल रहे थे। दीपक जी का ऑडियो ऑन करिए भाई। दीपक जी को सुन पा रहे सब लोग? नहीं सुन पा रहे हैं। अशोक यादव जी आपके पास आ रहे हैं। नावेद जी ने जिस विस्तार से, जिस तरीके से सारी बात को बीएसपी के यहाँ तक पहुंचने की जो कहानी है उसको बताया, और उसमें वापस उन्हें खड़ा होना है तो कैसे चलना है इसकी भी चर्चा हुई। कोशिश आप लोगों ने भी की थी, बुआ भतीजा साथ मिलकर चलें, लेकिन चल नहीं पाए। अशोक यादव जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये नामुमकिन है आज के दौर में भी? देखिए मीना जी, हम लोग जब इंडिया गठबंधन बना रहे थे उस समय भी हमारे सीनियर नेताओं ने ये ऑफर बीएसपी के मुखिया को दिया था, और कि एक ऐसा अवसर है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो उस वर्ग के साथ आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा जो वर्ग सरकार से नाराज है, सरकार की नीतियों से नाराज है। लेकिन वो उनका टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। इसके पहले भी आप 2019 की बात मानस जी कर रहे थे, 2019 में भी हम लोगों ने एक रास्ता दिखाया था बहन जी को, गठबंधन करके हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि हम गठबंधन धर्म को निभाने के लिए 4 कदम पीछे हटने को हमेशा तैयार रहते हैं। इस क्रम में उन्होंने अपनी जो हम लोग जीत सकते थे जिन सीटों को, जहां पे हम मतलब राजनीतिक रूप से मजबूत थे, उन सीटों को भी बहन जी ने कहा, हमारा राष्ट्रीय जी ने छोड़ दिया। तो उसका परिणाम हुआ कि 0 से 10 पे आ गई वो, लेकिन वहीं पे आज 0 पे फिर पहुंच गई। और उसके बाद जो उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ इसलिए हम गठबंधन को छोड़ रहे हैं, ये चीजें ग्राउंड लेवल तक जाती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, जमीन पे भी जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे उन तक ये चीजें जाती हैं कि गलती किसकी है और किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। ये बात को बहन जी की इस बात को दलित समाज के साथ साथ जो वर्ग बसपा से जुड़ा था उस वर्ग ने भी इस बात को क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये तो एक तरफा बहन जी का बहुत बड़ा गलत कदम है। रह गई बात, जब इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा था, हम लोगों ने फिर बहन जी से निवेदन किया, हमारे नेताओं ने, लेकिन फिर उनके पास एक रिवाइवल का मौका था। वो चाहती तो इस गठबंधन में शामिल होती और उसके बाद उनका रिवाइवल होता। आज स्थिति बसपा की वो नहीं रहती, लेकिन फिर वही भाजपा की बी टीम की तरह उनको दिखना है। आज अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ रहती तो हो सकता है कि जो भाजपा 240 पाई है वो नहीं पाती। ऐसा नहीं है, देखिए 2%, 4%, 9% वोट का भी 0.1% का वोट का मीना जी बहुत बड़ा महत्व होता है। 0.1% का आज भी बसपा का जो वोट परसेंटेज है लगभग 8-9% है, तो इसका एक वर्ग तो है, उसके पास 8-9% का एक वोट बैंक है उनके पास, लेकिन ये निष्प्रयोज्य है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल तब होगा जब वो कोई न कोई विचारधारा अपनी बनाएगी और कोई न कोई गठबंधन के साथ वो शामिल होंगी, तभी जनता जो उनके साथ जुड़ी हुई जनता को विश्वास होगा। अशोक यादव जी की वो बी टीम है भाजपा की, तब तो निष्प्रयोग कैसे? फिर तो पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है। अब वो किस तरह से प्रयोग करना है उनको
वो उनको तय करना है। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि निष्प्रयोज्य कैसे। वो प्रयोज्य भाजपा का हो रहा है, मतलब वो जो 8-9% का वोट बैंक उनका है, उसका लाभ भाजपा ले रही है, उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो लाभ उनका 8-9% का वोट बैंक का निष्प्रयोज्य नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर भाजपा की बी टीम उन्हें बनना है तो निश्चित रूप से वो भाजपा के ही काम आएगा वोट बैंक उनका। और अगर भाजपा के काम उनका वोट बैंक आ रहा है तो वो सीधे सीधे ना सही अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन की राजनीति कर रही है। डॉक्टर सुधा मिश्रा सीधे सीधे गठबंधन की सियासत में शामिल होना और इस तरह से बी टीम के रूप में काम करना बीएसपी का, दोनों में क्या फर्क महसूस करती हैं आप? क्या जनता को क्या वाकई में ये दोनों फर्क ठीक से समझ में आते हैं? नहीं, एक्चुअली जनता को भ्रम में रखना है, क्योंकि जो जिस तरह की राजनीति जब बहन जी आई थी और जिस राजनीति के तहत वो आई थी, उसका पूरा उलट हुआ। जो काम हुआ और जिस तरह से जो चीजें हैं, ये बताने की या उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह से लोगों को अपनी तरफ करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करती है, या तो चुप बैठो या तो हमारी तरफ आ जाओ। तो जो ये उनकी तरीके हैं, उनके तरीकों की वजह से जो चुप्पी है, जो निष्प्रयोज्य शब्द है, वो एक्चुअल में जनता के हित में नहीं हो रहा है। जो अगर जनता के हित में अगर वो साथ में होती तो शायद जनता का भला हो रहा होता, क्योंकि संविधान बदलने की बात वही लोग कर रहे थे जिनका वो छुपे तौर से, छुपा क्या मतलब, बी टीम के रूप में सहायता कर ही रही है। और अगर नहीं कर रही है तो आप बताइए, ऐन वक्त के समय, ऐन चुनाव के समय जो उनके भतीजे हैं, जब उन्होंने जो बयान दिया था, वो बयान एक तरह से युवाओं का स्वर था, लेकिन उसके आने के बाद से तुरंत उनका हटाया जाना और तुरंत से चुनाव में एकदम निष्क्रिय हो जाना, ये सब संकेत हैं। ये हमें सबको पता है कि इसमें कोई दोष मतलब विकल्प भी नहीं है कि हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि भाजपा की राजनीति हमेशा अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ भी, ये जो है ना कि हम लोग कहते हैं कि बने रहना है सरकार में तो आप कुछ भी करो। अब उसमें कुछ भी करने में ये लोग जो सद्भावना की बात है उसको भूल चुके हैं। ये लोग जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक चीजें, उनको लाके राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग का प्रयोग, अपने लोगों का प्रयोग और वॉशिंग मशीन का जो प्रयोग करते हैं, उसके तहत न जाने कैसी कैसी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, जिनको बताने की, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा रमेश बिधूड़ी का जो बयान आया, अगर सदन के अंदर जो उन्होंने किया था उस पर उनको अगर सजा मिल गई होती तो उस व्यक्ति की 1% भी हिम्मत नहीं होती इस तरह की बयानबाजी करने पे। तो ये लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग बने रहें और बने रहकर उनका फायदा पहुंचाते रहें, और यही काम कहीं ना कहीं बहन जी भी कर रहे हैं उनका। नावेश इको जी, आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे, दोनों में फर्क क्या है? बीएसपी बी टीम के रूप में भी गठबंधन एक अलग तरह का निभा रही है बीजेपी के साथ, ये उनकी मजबूरी है या उनकी सत्ता की अपनी सोच और प्रवृत्ति है जिसमें उन्हें जिस रूप में सत्ता चाहिए उससे मिल जाती है उनको? देखिए, इसका जवाब बहुत खोजा जा रहा है और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर बसपा की यानी मायावती जी की मंशा क्या है। डर, इतना डर नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं माफी के साथ चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे इस वक्त, अगर अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार कर लिया जाए उतना हल्ला नहीं होगा और इतना फायदा नहीं होगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन अगर बहन जी को किसी आरोप में, जैसे बड़े बड़े नेताओं को किया गया है, केजरीवाल गए हैं, आजम खान गए हैं, जेल गए हैं, अगर बहन जी को किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो मुझे लगता है कि एकाएक ही जनाधार बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, बहन जी का कद बढ़ जाएगा, बसपा सर्वाइव कर जाएगी। तो आखिर उनको इस बात का काहे का डर है, या उनको मिल भी क्या रहा है? भाई ठीक है, सत्ता में रही थी, हो सकता है कि कुछ मामले हैं उनके जो एजेंसियों के पास में है वो सबके साथ होते हैं, हर दल के साथ होते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बसपा से आखिर विपक्ष चाहता क्या है, या भाजपा विरोधी वोटर क्या चाहता है? 3-4 चीजें चाहता है। विपक्ष की पहली एक उम्मीद है उससे, बसपा से, या गुजारिश है कि भाई भाजपा से लड़ने के लिए हमारे साथ आ जाओ और भाजपा को हराया जा सकता है। दूसरी उम्मीद यह है कि भाई भाजपा के साथ ही चले जाओ, भाजपा का बाहर से समर्थन करने से अच्छा, छुप के पर्दे के पीछे समर्थन करने से अच्छा है कि आप एनडीए में चले जाओ। और तीसरी एक और मतलब ये ख्वाहिश है विपक्षों को और भाजपा विरोधी वोटरों को कि भैया अगर तुम अकेले भी लड़ रही हो, बसपा अगर अकेले भी लड़ रही है ऐसे माहौल में जब सब लोग गठबंधन की राजनीति लड़ रहे हैं, तो कायदे से लड़ो, जैसे लड़ती थी बसपा वैसे लड़ो,
वो लड़ती भी उस ढंग से नहीं है जैसा उनका इतिहास हुआ करता था। जमीनी लड़ाई, बड़ी बड़ी रैलियां, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, जब उनकी रैली या कोई कार्यक्रम होता था तो पूरा शहर पूरे दिन जाम रहता था, पूरा प्रदेश इकट्ठा हो जाता था, वहां पर दलित समाज इकट्ठा हो जाता था। तो अब बसपा उस तेवरों से लड़ती भी नहीं, केवल उतना ही लड़ती है जितना उसको हासिल करना होता है। ये आरोप लगते हैं कि जितना उसको बीजेपी को जिताना होता है, थोड़ा कट पेस्ट करने के लिए, उतना ही लड़ती है। उस तरीके से बहन जी ने अभी जो, मैं बस 10 सेकंड में बात कर रहा हूं, अभी जो पूरे देश में हल्ला मचाया, जिसमें अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने अपमान किया, उस मामले पर भी वो खुद सड़क में नहीं उतरी, जबकि वो तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। अगर वो लखनऊ में जेपीओ पे भी, अगर वो काशीराम जी की मूर्ति के बाहर भी बैठ भी जाती, तो एकदम से कहीं ना कहीं एक बहुत तेजी से उबाल आ जाता, इनका वोट बैंक और इनकी जनाधार बढ़ सकता था, लेकिन वो निकली नहीं। तो लड़ती भी नहीं है, लड़ाती भी नहीं है और जाती भी नहीं है। कमाल कमाल है, इसी में सारी बात है, इसी में सारे सवाल है। तेवर नहीं है मायावती के वो जो राजनेता और राजनीतिक दल की जरूरत है। बिना तेवर के दिल्ली कूच की तैयारी कितनी सफल होगी, इसमें संशय है। ये संशय बीजेपी को कितनी मदद करने वाला साबित होगा, ये वोट बैंक का समीकरण बताएगा और चुनाव के नतीजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि दिल्ली के दंगल में बीएसपी की एंट्री अभी कुछ बहुत करिश्मा कर पाएगी लगता नहीं है। मायावती अगर वाकई में राजनीति में अपने आप को स्थापित एक बार फिर से करना चाहती हैं, तो उन्हें अपने तेवर में राजनीति करनी होगी, जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी पहचान रही है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।